अच्छा, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा यूट्यूब चैनल है नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और इसकी या ये भी क्वेश्चन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, और ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो पहले हम इसको ये याद रखें इंपॉर्टेंस इसके हमारे पास बेसिकली इसकी 3 इंपॉर्टेंस है। एक हमारे पास डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, दूसरा है एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और तीसरा जो है इफेक्ट ऑफ चेंज एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। ठीक है, जब भी एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो जाए तो इसकी वजह से भी इफेक्ट होते हैं, जैसा कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, उनकी वजह से ये कंडीशन चेंज होने से ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। तो पहला हमने पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा जी, तो डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन कौन से है? डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने अगर आपको याद होगा एक रिएक्शन देखा था कि हमारे पास जब भी हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करें तो ये बनाएंगे 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये जो हमारे पास है ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि ये हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। अब आपको पता है ये जो है ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसीड होते हैं लेफ्ट टू राइट, जबकि ये जो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही है ये प्रोसीड होते हैं राइट टू लेफ्ट। ये आपको पता है, ठीक है, राइट से ये लेफ्ट तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास अब ये यानी ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस और ये रिवर्स डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो सब्सटेंसेस जा रही है रिवर्स में और ये फॉरवर्ड में, अगर इसकी इक्विलिब्रियम पर पहुंचती हुई जो भी कंसंट्रेशन हमें अवेलेबल होगा रिएक्टेंट्स की और जो भी कंसंट्रेशन हमें अवेलेबल होगा प्रोडक्ट की, हमने इसके लिए वैल्यूज को निकालना है। वैल्यू को हम किस तरह निकालेंगे? फॉर एग्जांपल पहले तो हम इसके लिए Kc को फाइंड करेंगे। तो Kc इक्वल टू हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ऊपर आपके पास क्या है प्रोडक्ट, नीचे होंगी रिएक्टेंट। ये हमने इस इक्वेशंस के लिए Kc की वैल्यू निकाला। अब इक्विलिब्रियम पर पहुंचती हुई हमें जो कंसंट्रेशन, यानी ये हमारे पास याद रखिए ये रिएक्शन मिक्सचर है ये हमारे पास, तो हमने इस रिएक्शन मिक्सचर्स की वैल्यू को Kc वैल्यू को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ लेट्स सपोज 6 बजे, ठीक है, 6 बजे ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अब 6 बजे पर ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ और मैंने इसको चेक किया 6:15 पर, इसको चेक किया 6 बजे ये स्टार्ट हो गया और मैंने इसको चेक किया 6:15 पर, मैंने इसको चेक किया कि ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कि ये फॉरवर्ड में मूव कर रहे हैं कब रिवर्स में मूव कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास उनको, मैंने ये 6 बजे चेक किया लेकिन मैंने जो इसका वैल्यू कैलकुलेट किया, लेट्स सपोज हमारे पास ये वैल्यू आ गया 50, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमारे पास वैल्यू निकल गया 50, और टेम्परेचर हमारे पास 600 K। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गया, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया। अब मैंने इसको चेक करना है, यानी इस वैल्यू को मैंने, अब इस वैल्यूज को मैंने कंपेयर करना है रिएक्शन कोशेंट के साथ। रिएक्शन कोशेंट हमारे पास ये है QC है, QC हमारे पास क्या है रिएक्शन कोशेंट है। अब रिएक्शन कोशेंट की मैं वैल्यू निकालूंगा।
रिएक्शन वैल्यू इसी तरह हमारे पास इसका भी एक वैल्यू निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल रिएक्शन कोशेंट से हमारे पास वैल्यू आ गया, लेट सपोज, यानी रिएक्शन कोशेंट हमारे पास ये है QC इक्वल टू, ऊपर आपके पास ये वही प्रोडक्ट और स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें, नीचे आप रिएक्टेंट और यहाँ पर ये भी आपके पास आयोडीन एक रिएक्शन सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये हमारे पास इस इक्वेशंस के लिए मैंने रिएक्शन कोशेंट को फाइंड किया। अब रिएक्शन कोशेंट से हमारे पास वैल्यू आ गया, लेट्स सपोज 35। क्या वैल्यू आ गया? 35। अब मैं इसके लिए यानी यहां से 35, इसका मतलब ये कि रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, उनका वो 50 है, ये हमारे पास 35 है। तो इसके लिए मैं 3 कंडीशंस को बनाऊंगा और इस 3 कंडीशन में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आया रिएक्शन कोशेंट जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होंगे तो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम से मतलब रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है तो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब दोनों इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए तो ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मैं ये इसके लिए 3 कंडीशन बनाऊंगा, यहां से मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ये कंडीशन क्लियर हो। में है केस 1 जरा देखिए कि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मतलब हो यानी QC एज लेस देन KC, उनका हमारे पास वैल्यू KC से आया था वो 50 था लेट्स सपोज, और QC का वैल्यू हमारे पास क्या था 35 था। मैंने ये केसेस आपको बताए। अच्छा, अब जब वो ये QC लेस देन होगा KC से, तो ये याद रखिए रिएक्शन जो होगा यानी रिएक्शन जो प्रोसीड होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो ये याद रखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड, द रिएक्शन will proceed forward direction। रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ये जब QC का वैल्यू कम हो जाए KC से तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तो पहला केस है। केस नंबर 2 में जरा देखिए, जब आपके पास QC जो है ये ग्रेटर हो KC से, यानी QC बड़ा हो और KC कम हो, तो फिर क्या जो रिएक्शन होगा ये याद रखिए, द रिएक्शन विल प्रोसीड, द रिएक्शन विल प्रोसीड रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। ठीक है, यानी पहले केस में हम ये कहते हैं कि रिएक्शन ने मजीद कन्वर्ट होना है, याद रखिए प्रोडक्ट में, और यहां पर दूसरे में जो हमारे पास अब प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी ये दोबारा ये रिकम्बाइन हो रही है। इसका मतलब ये है। नंबर 3 केस नंबर 3 में जब वो ये याद रखिए QC जो हो वो KC की इक्वल हो जाए, ये केस नंबर 3 है, QC एज इक्वल टू KC, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर यानी रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। द रिएक्शन is at equilibrium state, यानी इसमें रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है जब QC KC की इक्वल हो जाए। ये तो हमने डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, ये तो डायरेक्शन था। दूसरा हमारे पास जो केस आते हैं वो एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, तो यहां से इसको मैं केमिकल रिएक्शन एक्सटेंड बोलते हैं हद को, केमिकल रिएक्शन का हद कौन सा क्या है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू। इसमें भी 3 केसेस हैं, एक है
तो जब भी हमारे पास इस तरह पावर माइनस में आ जाए यानी -30 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, उनका पावर हमारे पास माइनस में है। और जब ये पावर हमारे पास प्लस में आ जाए तो इसका मतलब है वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज है। अब कैसे हमारे पास स्मॉल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट सपोज मैं कहता हूं N2 है, ये रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास, याद रखिए N2 रिएक्शन कर रही है O2 के साथ, इसका प्रोडक्ट बनेंगे 2 मोल नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, यानी हमारे पास 2NO बन जाएंगी। अब आपको पता है ये हमारे पास ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कोशेंट है, ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट हमारे पास इस रिएक्शन में, याद रखिए ये रिएक्शन मिक्सचर है, ये रिएक्शन क्या है, मिक्सचर से। अब इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हमारे पास यानी Kc एज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो रेट होते हैं या इक्विलिब्रियम्स की जो रेट होते हैं, तो इसमें हमारे पास स्मॉल हो तो क्या होगा, कौन सी क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, इसका प्रोडक्ट बनते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर है और इसमें अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, छोटा, मैंने आपको बताया कि जब भी पावर के ऊपर माइनस का साइन आता है तो इसका मतलब ये है, यानी 10 के ऊपर जब माइनस का साइन आता है तो आपका इसका मतलब है कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है। अब इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस जो है, याद रखिए ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हो, जब भी मैक्सिमम हो, ये जब हमारे पास मैक्सिमम हो तो इसका मतलब ये हमारे पास, यानी ये चीज हमारे पास, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल का मतलब है कि न होने की बराबर है ये हमारे पास। अब Kc के वैल्यू जब स्मॉल होंगी तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो होगा Kc के वैल्यू बहुत ज्यादा होंगी और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगी, इसमें कहते हैं कि ये मजीद रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट में इस केस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। दूसरा चीज हमारे पास जो है वो हमारे पास है Kc वैल्यू इज वेरी लार्ज, इज लार्ज भी लिख सकते हो, ठीक है। Kc वैल्यू हमारे पास जब हो लार्ज हो जाए, Kc के वैल्यू जब लार्ज हो जाए, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 ये हमारे पास वेरी स्मॉल वैल्यू है, जबकि यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कोई भी वैल्यू पावर के ऊपर यानी पावर में आ जाए, प्लस में आ जाए, लेट सपोज यहाँ पर 30 आ जाए या 38 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या है, वेरी लार्ज वैल्यूज है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये याद रखिए Kc की वैल्यू फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, दूसरा भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। पास है 2Cl, ये बनाएंगे Cl2, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है वो ये है, रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास ये है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन यहाँ पर जो रिएक्शन है इसमें नेग्लिजिबल है, मतलब आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, और रिएक्शन जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट, यहाँ पर रिएक्शन जो है ये क्या है, कंप्लीट है। रिएक्शन मिक्सचर आपके पास नेग्लिजिबल है, जब न होने के बराबर हो मिक्सचर तो इसका मतलब है ये कंप्लीट है, ये दोबारा रिवर्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम है तो इसका मतलब है ये रिवर्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अच्छा, थर्ड केस हमारे पास इसके लिए है Kc वैल्यू न लार्ज हो न स्मॉल हो, तो फिर क्या होगा, यानी Kc वैल्यू यहां पर मैं लिखता हूं Kc वैल्यू नीदर स्मॉल और नॉर लार्ज। न स्मॉल है मतलब इसका क्या है कि Kc के वैल्यू ना आपके पास बड़ा है न छोटा है, तो फिर क्या होगा, तो इसमें आपको पता है जब Kc का वैल्यू न बड़ा हो न छोटा हो, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं N2O4, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट हमारे पास 2 मोल NO2 है, लेट्स सपोज। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास Kc की वैल्यू यहाँ पर, उधर हमारे पास Kc की वैल्यू ये था,
इधर हमारे पास केसी के वैल्यू ये था, यानी ये लार्ज वैल्यू था, स्मॉल ये था, और यहाँ पर हमारे पास 0.36 है। इसका मतलब ये है, ये वैल्यू जो मतलब ये दो कंडीशन हमने एक्सप्लेन की है। नंबर थर्ड जो हमारे पास मेन फैक्टर्स है, थर्ड कंडीशन है, वो हमारे पास है, यानी इफेक्ट ऑफ चेंज एंड एक्सटर्नल कंडीशन, इफेक्ट ऑफ चेंज एंड एक्सटर्नल कंडीशन। अच्छा, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। इफेक्ट जो है, यानी जब कहते हैं कि कोई इफेक्ट हो जाए, कोई चीज की वजह से ये इफेक्ट हो जाए एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, और एक्सटर्नल कंडीशन ये याद रखें हमारे पास है कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर्स, प्रेशर है, टेम्परेचर्स है, ये एक्सटर्नल कंडीशंस है। इसकी वजह से अगर ये इफेक्ट हो जाए, यानी तो इसकी वजह से हमारे पास याद रखिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते हो सकती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है? डिस्टर्ब हो सकती है, ये एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से। अकॉर्डिंग टू ली चार्टलर प्रिंसिपल्स के मुताबिक, ली चार्टलर प्रिंसिपल्स के मुताबिक इसने जो 1888 में पेश किया था, उस प्रिंसिपल के मुताबिक 1888 में इसने ये पेश किया, और वो इस कंडीशंस के मुताबिक वो कहते हैं कि जब आपके पास, यानी एट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम्स, ठीक है, एज डिस्टर्ब थ्रू एनी बॉडी at resist to change its position at the equilibrium of a system, ये इसकी स्टेटमेंट है। if the, यहां पर मैं इसको रेस करता हूं, equilibrium of a system if the equilibrium of a systems is disturbed, जब ये डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब किस चीज की वजह से डिस्टर्ब हो जाए? कोई भी बॉडी की वजह से, यानी डिस्टर्ब हो जाए, कोई कंडीशंस की वजह से कोई बॉडी के एज डिस्टर्ब थ्रू एनी अ बॉडी, एनी अ बॉडी, कोई बॉडी की वजह से डिस्टर्ब हो जाए, तो ये क्या करेगा? ये रेजिस्ट करेगा अपने आप को अपनी पोजीशन से चेंज करने के लिए। ये क्या करेगा? एट रेजिस्ट, ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस शो करेगा टू चेंज एट्स पोजीशन, टू चेंज एट्स पोजीशन, यानी ये इसकी स्टेटमेंट है। ली चार्टलर प्रिंसिपल के मुताबिक इसने जो 1888 में पेश किया, इसकी स्टेटमेंट ये है कि कोई मतलब होगा यहाँ पर इफेक्ट चेंज एंड एक्सटर्नल कंडीशन में हमारे पास कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर है, तो इसके चेंज होने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते हैं। और ये चार्टलर प्रिंसिपल वो 1888 में इसने पेश किया, इसकी स्टेटमेंट भी ये है कि इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम इज डिस्टर्ब, अगर हम कोई सिस्टम की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें थ्रू एनी बॉडी की वजह से, एट रेजिस्ट टू चेंज एट पोजीशंस, ये रेजिस्ट करेगा अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। सही है, तो ये हमारा टॉपिक था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, या एप्लीकेशन भी इसको आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।